जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर था, हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने आर्टिकल 19 कल अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। हम लोगों को जो आर्टिकल आज डिस्कस करना है, इसमें क्या देखते हैं कि हम लोग कौन सा आर्टिकल बचा हुआ है। 20 बचा हुआ है, 21 ए बचा है, 22 बचा है। तो इसमें क्या देखते हैं कि हम लोग अभी ये जो 20वां आर्टिकल है और 21वां है, 22वां है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसका ये जो 21वां आर्टिकल है, इसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये 21वां आर्टिकल कम से कम 1 से 1.5 आवर तक का आपका टाइम ले लेगा। हमारा हम चाहते हैं तो आपको ये सारे आर्टिकल एक दिन में ही खत्म कर कर चले जाते हैं, लेकिन हमारा टारगेट ऐसा नहीं। हमारा टारगेट आप ऐसा है कि आपको कोई भी बुक आपको अलग से ना पढ़ना पड़े, ना आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़े, बस लेक्चर ही सफिशियंट होगा। उसके लिए आपको पेपर और क्या पेन, इन दोनों चीज़ों को आपको हमेशा अपने पास रखना होगा। लेक्चर को पढ़ने के साथ ही उसको लिखना भी पड़ेगा। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो नोट्स के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में वो काफ़ी अच्छे तरीके से चला जाएगा। हमारे लेक्चर इतने स्लो मोशन में, हमारे बोलने का मकसद भी यही है कि आपको, अगर आप समझना चाहें, खुद ही नोट्स बनाना चाहें, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 21। देखते हैं आखिर ये होता क्या है। आर्टिकल 21, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे कि ये क्या है। इसमें हम लोग देखेंगे ये क्या है। ये जो इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार कैसे हुआ है। फिर निजता का अधिकार, इसमें कुछ केसेज होंगे, वो केस हम लोग देखेंगे। फिर निजता का अधिकार देखेंगे, निजता के अधिकार में कि ये क्या है, इसका विपक्ष देखेंगे, पक्ष देखेंगे, फिर अपना दृष्टिकोण देंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो निजता है, ये आगे चलकर भारत के भविष्य में बहुत बड़ी राजनीति की मुद्दा बनने वाली है। तो इस तरह हम देखेंगे कि भविष्य का मुद्दा, इसमें भविष्य का मुद्दा क्या है। फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि इच्छा मृत्यु जो होती है, इच्छा मृत्यु वो क्या है। हम लोग देखेंगे जो आत्महत्या है वो क्या है। तो हम लोग इसको काफ़ी विस्तारित तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का क्या बोलता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी, ये आर्टिकल 21 बोलता है। ये बोलता है कि इसको केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही, इसको केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो आर्टिकल 21 ये बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी, इसको केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही समाप्त किया जाता है, किया जा सकता है। अगर इसको हम सरल भाषा में समझना चाहें तो जो व्यक्ति है, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। मतलब भारत में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, प्लस उसके जो स्वतंत्रता है, जो उसको स्वतंत्रता मिला हुआ है। अभी हम लोग आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का जो जिक्र किए हैं, उसकी जो स्वतंत्रता मिली हुई है, उसको केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही समाप्त किया जा सकता है। अब ये नहीं है कि जैसे इसमें ये बोला है, अब ये नहीं कि किसी को मनमाने तरीके से क्या हुआ कि जैसे जीवन जीने का अधिकार और स्वतंत्रता, इसमें दो है ना, जीवन का अधिकार प्लस स्वतंत्रता। अब जीवन का अधिकार क्या है, ये नहीं है कि आप किसी को, जैसे मोदी जी हुए, मोदी जी का रात में सपना उनको आया, उन्होंने सपना देखा कि कल हमें राहुल गांधी को फांसी दे देना चाहिए, वो आने वाले टाइम में उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो मोदी जी को एक सपना आता है कि हमें कल राहुल गांधी को फांसी दे देना चाहिए। तो मोदी जी बोल देते हैं, अपने जो एजेंट होते हैं, उनके जो एजेंट हैं, एजेंसी उनकी एजेंट बन चुकी है, उनको बोल देते हैं कि इसको फांसी दे दो। तो अब राहुल गांधी क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि आखिर किस आधार पर आप हमको फांसी दे रहे हैं, क्या कारण है, कोई कारण है आपके पास।
तो इस तरह देखते हैं कि आप छोटे छोटे कारण के लिए भी फांसी नहीं दे सकते हैं, ऐसा भी हमारे संविधान ने कहा है। तो इस तरह देखते हैं मनमानी तरीके से आप किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते हैं। अगर कोई चोरी किया है तो उसके कारण भी आप उसको फांसी पर नहीं चढ़ा सकते हैं, ऐसे ही स्वतंत्रता है। आप किसी को मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। मोदी जी को ये सपना आ जाए कि हम गिरफ्तार करवा दे राहुल गांधी को, तो किस आधार पर आप गिरफ्तार करवा रहे हैं, उस आधार को तो बताना पड़ेगा। लेकिन आर्टिकल 17 में जो अनुसूचित जाति है वो अपवाद है। तो हम देखते हैं कि मनमानी गिरफ्तारी से इसमें जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही गिरफ्तार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। आपको कारण बताने होंगे कि आपकी गिरफ्तारी किस कारण पर हो रही है। तो इस तरह हम देखते हैं जीवन का अधिकार प्लस स्वतंत्रता के अंतर्गत ये बातें क्या कही गई है इसमें। लेकिन एक बात बोली गई है, ये जो बात है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। ये तीन होती हैं तीन प्रकार की प्रक्रिया होती है। जो पहली प्रक्रिया होती है वह होती है विधि द्वारा निर्मित निर्मित प्रक्रिया। ये क्या है? यह ब्रिटेन में पाया जाता है। आपको कहीं भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना आपको एनसीईआरटी पढ़ने पड़ेगी, ना कोई बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। इसीलिए आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सब हर एक सोर्स को एक साथ करने के बाद ही आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए हम देखते हैं विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया ब्रिटेन में पाया जाता है। और यह क्या होता है कि संसद संसद को सर्वोच्च बनाती है। मतलब यहाँ पर जो संविधान होगा, संविधान सर्वोच्च नहीं होगा। संविधान सर्वोच्च नहीं होगा। जो विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया है वो ब्रिटेन में पाया जाता है। यह संसद को सर्वोच्च बनाती है, क्योंकि विधि का निर्माण संसद में ही होता है। तो संविधान सर्वोच्च नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं जो दूसरी जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया होती है विधि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यह प्रक्रिया होती है कि ये क्या है, यह जापान की विशेषता है, भारत में पाया जाता है। भारत में पाया जाता है। यह संविधान को सर्वोच्च बनाती है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये क्या है, जापान की विशेषता है, भारत में पाया जाता है। यह संविधान को सर्वोच्च बनाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, ना कोई धर्म ग्रंथ सर्वोच्च है, और ना ही संसद सर्वोच्च है, और ना ही राष्ट्रपति सर्वोच्च है, ना ही प्रधानमंत्री सर्वोच्च है। यहाँ पर केवल संविधान का शासन होता है। यही प्रक्रिया है जो आर्टिकल 21 में जिसका जिक्र किया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार प्लस स्वतंत्रता से उसको विवश किया जा सकता है। अब हम लोग जो तीसरी बात इसमें बोली गई है, जो तीसरी प्रक्रिया है विधि की सम्यक प्रक्रिया। यह क्या है कि यह अमेरिका की विशेषता है। इसमें क्या होता है कि अमेरिका में अगर कोई मामला हुआ, अगर कोई केस हुआ, तो जो संविधान होता है उस संविधान को पहले एक साइड कर लिया जाता है। जैसे ये संविधान हो गया और यह केस हो गया। हम लोग देखते हैं कि इस संविधान और केस, पहले तो विधि की समय प्रक्रिया में यह अमेरिका की विशेषता है। केस को यह देखा जाएगा कि वह केस आखिर किस टाइप का है। कहीं जो संविधान है, संविधान के तहत जो उसको दंड मिलेगा वह कैसा मिलेगा, और केस जो है उसकी उचित और अनुचित को देखा जाएगा। यहाँ पर जो संविधान में जो लिखा होगा इसको साइड कर दिया जाएगा, लेकिन जो केस होगा उसके बारे में उचित और अनुचित का अनुचित का फैसला किया जाएगा कि आखिर ये इसकी जो सजा है या फिर इसके पक्ष में जो निर्णय जाएगा वह उचित और अनुचित तरीके से कैसे देखा जाए। तो यह जो विधि की सम्यक प्रक्रिया है अमेरिका की विशेषता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर राष्ट्रपति तक भी सर्वोच्च नहीं है, यहाँ पर न्यायपालिका सबसे सर्वोच्च होती है। मतलब इस प्रक्रिया में न्यायपालिका सर्वोच्च होती है, इसीलिए अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है। तो इस तरह हम देखते हैं
कि विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या होती है। अब आप देखेंगे आगे, जब आर्टिकल 21 को हम लोग काफी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि भारत में जो न्यायालय है उन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 21 का जब जिक्र किया, आर्टिकल 21 को जब विस्तार किया, तो उन्होंने इन दोनों प्रक्रिया को नहीं लिया था। उन्होंने इन दोनों प्रक्रिया को छोड़कर ये तीसरी ले लिया कि उन्होंने उचित और अनुचित की को भी देखते हुए ऐसा फैसला किया था। तो हम लोग चलते हैं कि आखिर वो होता क्या है। तो हम लोग चलते हैं अपने आर्टिकल 21 पर पहुंचते हैं। ये जो प्रक्रिया थी इसको पहले बताना बहुत जरूरी था। अब हम लोग चलते हैं कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ चुका है कि आर्टिकल 21 होता क्या है। अब हम लोग चलते हैं कि इसका विस्तार कैसे हुआ था। आर्टिकल 21 का विस्तार, इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ केसेस की जरूरत पड़ेगी। वो केस है, पहला जो केस हम लोग देखेंगे वो केस हम लोग देखेंगे जो ए.के. गोपालन थे। ए.के. गोपालन वर्सेज भारत संघ 1950। ए.के. गोपालन वर्सेज भारत संघ, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो जीवन का अधिकार है, जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या की। इस व्याख्या के अंतर्गत उन्होंने क्या माना कि जो जीवन का अधिकार है वह मात्र जीवित रहना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया, जीवन के अधिकार की एक सूक्ष्म या सीमित व्याख्या की। उन्होंने ये माना कि जो जीवन का अधिकार आपको प्राप्त है वह मात्र जीवित रहना ही है। अब आप कैसे भी जीवित रहें, आप इसमें क्या है कि अगर आप पशुवत की तरह, मतलब पशु पक्षियों की तरह जीवित हैं तो भी वह आपको जीवन का अधिकार है। तो इसमें हम देखते हैं इन्होंने बहुत ही छोटी और सीमित व्याख्या कर दी थी। अब हम लोग चलते हैं जो दूसरा केस हुआ था। इसी समय क्या होता है कि 1978 में भाजपा की सांसद हैं मेनका गांधी। इनको अब हमें शायद अब हमको इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक अगर इसके बारे में बात किया जाए तो यह अपने किसी निजी कार्य के लिए विदेश जा रही थी। यह अपने किसी निजी कार्य के लिए विदेश जा रही थी। तो ऐसे में क्या हुआ, किसी कारणवश इनको एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। तो मेनका गांधी क्या की, इन्होंने जाकर केस में सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। केस क्या किया कि इनके स्वतंत्रता जो इनको मिली हुई है इनके जीवन का जो अधिकार है उस पर दखल दिया गया है, उसको ठेस पहुंचा है। लेकिन मेनका गांधी को यह नहीं पता था कि उनका जो ये केस है वो भारत के संविधान का एक ऐसा केस बन जाएगा कि पूरे भारत के संविधान से व्यक्ति के हर एक अधिकार को अगर समाप्त कर दिया जाए तो मात्र आर्टिकल 21 के तहत कोई भी अधिकार हो। आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट अगर भारत के संविधान के प्रत्येक अधिकार को खत्म कर दिया जाए व्यक्ति के, तो आर्टिकल 21 के तहत हर अधिकार को सुप्रीम कोर्ट अपने पास वापस दोबारा खींच लेगा। ऐसा ये आर्टिकल 21 है। तो मेनका गांधी को ये नहीं पता था कि उनका केस एक ऐसा केस बन जाएगा जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो जाएगा। अब देखते हैं कि मेनका गांधी का सपना टूट जाता है, वह विदेश नहीं जा पाती हैं, चाहे वो पिकनिक के लिए जाएं या किसी चीज़ के लिए जब जा रही थी, लेकिन उनका सपना टूट जाता है। तो वो घर पर आकर बेचारी अकेले बैठ जाती हैं। फिर वो सोचती हैं कि आखिर हम इस पर केस कैसे करें, तो केस कर देते हैं 1978 में सुप्रीम कोर्ट में। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, चलिए देखते हैं। दूसरा जो केस है बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है ये, मेनका गांधी वर्सेज भारत संघ 1978। हम लोग पहले केस में क्या देखे थे कि पहले केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जीवन के अधिकार था उसको सीमित व्याख्या की थी। वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को एक पशुवत जीवन की तरह माना था। आखिर पशु पक्षी भी जीवित हैं, तो वैसे ही इंसानों को भी जीवित माना था। लेकिन मेनका गांधी के केस में उसने क्या किया कि अपने पिछले फैसले को पलट दिया। अब इन्होंने क्या किया कि जीवन के
जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या कर दी। इन्होंने क्या किया, जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या कर दी और इन्होंने बोला कि इसके अंतर्गत मात्र जीवित रहना ही उचित नहीं है। हम लोग जब प्रस्तावना पढ़े थे तो आपको प्रस्तावना की हर एक जो बारीकी है उसको अच्छी तरीके से डिटेल्स में समझाए थे, इसलिए हमारा जो उस प्रस्तावना के लिए हम लोगों ने 4 वीडियो बनाया था। तो इन्होंने देखा कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत व्यापक व्याख्या की मात्र जीवित रहना ही उचित नहीं है। प्रस्तावना जो होता है, प्रस्तावना एक ऐसा टॉपिक है संविधान का कि अगर सुप्रीम कोर्ट को किसी भी केस का अगर फैसला देना होता है, सुप्रीम कोर्ट असमंजस में पड़ जाता है कि उस केस का फैसला कैसे दिया जाए, तो वो क्या करता है, प्रस्तावना को खोलता है। प्रस्तावना देखने में तो हर किसी के लिए छोटा है, लेकिन प्रस्तावना को जो डिटेल से आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर प्रस्तावना होती क्या है। तो उन्होंने इस केस में भी खोला। पिछले केस में उन्होंने क्या बोला था, पशुवत जीवन की तरह जीवित रहना ही जीवन का अधिकार है, मतलब पशुवत जीवन की तरह ऐसा हमें अधिकार दिया था। तो फिर उन्होंने इस केस में प्रस्तावना को खोला। प्रस्तावना में एक बात बोली गई है कि आप लोग देखिएगा कि गरिमामय जीवन की स्वतंत्रता, गरिमामय जीवन की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। मतलब क्या है कि जो व्यक्ति है वो केवल पशुवत जीवन जीने के लिए तक ही मौजूद नहीं है। हमारे प्रस्तावना ने क्या बोला था कि व्यक्ति की गरिमा को देखा जाएगा। प्रस्तावना में क्या बोला गया है, गरिमापूर्ण जीवन, मतलब व्यक्ति की गरिमा को देखा जाएगा। अतः इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को पलट दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में क्या बोला कि ऐसा कोई भी अधिकार जो व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है, उसे वह अधिकार मिलेगा और वह फंडामेंटल राइट होगा उसका। तो इस तरह हम देखते हैं मेनका गांधी के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एक व्यापक व्याख्या कर दी और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट आज तक न जाने कितने अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने 21 के अंतर्गत रख दिया है, मतलब जीवन के अधिकार के अंतर्गत रख दिया। और एक ऐसा आर्टिकल ये बन चुका है। पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर जो मेन जो अधिकार हमें सुप्रीम कोर्ट के तहत इसके अंतर्गत मिला है उसके बारे में हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर कौन कौन से अधिकार हमें मिले हैं। तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये कौन कौन से अधिकार हैं। तो जो हमारा पहला अधिकार है, इसके अंतर्गत जो हमें पहला अधिकार मिला है वह मेनका गांधी के तहत ही जब ये अधिकार मिला तो उसमें पहले क्या अधिकार मिला, पासपोर्ट रखने का अधिकार। मतलब भारत में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के अधिकार के अंतर्गत, उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के अंतर्गत उसे पासपोर्ट रखने का अधिकार प्राप्त होगा। दूसरा क्या बोला गया है कि विदेशी यात्रा करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब आप किसी को भी विदेश की यात्रा करने से नहीं रोक सकते हैं। और बोला गया कि प्रत्येक को स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार है। अब ये क्या है, प्रत्येक को स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार है। अब मान लीजिए जो जीवन का अधिकार जो मिला है वह गरिमापूर्ण जीवन कैसे हो सकता है, जब व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण मिले। स्वच्छ पर्यावरण कब मिलेगी, जब उसके चारों साइड एक अच्छा खासा वन हो, उसके चारों साइड खूब सारे पेड़ वगैरह हो, मतलब ऐसा पर्यावरण जो उसके हेल्थ के लिए थोड़ा भी नुकसानदायक न हो। लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो यह आज पॉसिबल ही नहीं है। तो व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार है। फिर हम लोग देखते हैं यह जो हमें मिला था यह अधिकार मिला था MC मेहता केस में। MC मेहता का केस हुआ था 2002 में। इस केस में यह अधिकार दिया गया था।
फिर हम लोग चलते हैं कि इसके अंतर्गत और क्या अधिकार है। स्वच्छ जल एवं वायु का अधिकार। इसके अंतर्गत स्वच्छ जल एवं वायु का भी अधिकार है। मतलब जो प्रत्येक व्यक्ति है, उसको जीवन वह कैसे जी सकता है, जब उसे स्वच्छ जल प्राप्त हो, जब उसे स्वच्छ वायु प्राप्त हो, तभी वह जीवन जी सकता है ना। तो इस हम देखते हैं स्वच्छ जल। आप लोग देखे होंगे कि जो वर्तमान सरकार क्या कर रही है, जो गंगा हो गए, यमुना हो गए, इनको इनकी जो पानी है, इसको स्वच्छ बनाने के लिए अरबों रुपए अब तक खर्च कर चुकी है, लेकिन ये अभी तक स्वच्छ नहीं हो पाई। इसके पीछे रीजन क्या है कि प्रकृति को जब आप एक बार नष्ट कर देंगे, तो वह प्रकृति नष्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप उस प्रकृति को, अब क्या होगा कि एक बार तो आप नष्ट किए तो वो नष्ट हो गई, लेकिन अब अगर उससे ज़्यादा आप नष्ट करेंगे तो वह भयावह रूप ले लेगी। तो आपको उस पर थोड़ा सा लगाम उस पर लगा सकते हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्लोबल वार्मिंग आप सही नहीं कर सकते हैं। यह पृथ्वी का एक नेचर होता है, वो पृथ्वी हमेशा अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही चलती है। ग्लोबल वार्मिंग जो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि आखिर ये होता क्या, अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा, पृथ्वी का नेचर कैसा होता है, वो अपने आप को हमेशा बदलती रहती है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन इंसानों ने उसको इतना जल्दी अपने आप को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो आप ग्लोबल वार्मिंग को खत्म नहीं कर सकते हैं। आप जिस रेशियो से उसको खत्म कर रहे हैं, जिस रेशियो से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, उस रेशियो को कम कर सकते हैं। बस आप यही कर सकते हैं। आप प्रकृति के साथ कभी भी कोई मेल जोल नहीं कर सकते हैं। प्रकृति आज तक कोई भी साइंटिस्ट हो प्रकृति को नहीं समझ पाया और ना ही आगे समझ पाएगा। तो आखिर हम लोग देखते हैं कि स्वच्छ जल एवं वायु का अधिकार क्या। अब कोरोना काल में आप देखे होंगे कि अरबों रुपए तो इन लोगों ने गंगा के साफ सफाई में खर्च कर दिया था, लेकिन कोरोना काल में मात्र 1 महीने के बाद ही, मात्र 1 महीने के अंतर्गत देखेंगे जो भारत में नदियां हैं वो पूरी तरह स्वच्छ हो गई, अचानक से स्वच्छ हो गई। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो कल कारखाने थे वो जो चल रहे थे वो सब बंद थे। तो सबसे बड़ा रीजन वही था। अरबों रुपए आप खर्च किए, अब कल कारखाने की सारी चीजें जो अभी फिर भी उसी में डाल रहे हैं, तो वो गंदी तो गंदी रहेगी, आपके अरबों रुपए तो बर्बाद हो गए ना। फिर इस तरह हम देखते हैं कि आखिर स्वच्छ जल हमें हमारे गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए क्यों जरूरी है, और वायु हमारे गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए क्यों जरूरी है। तो इतने हम लोग देख लें। अब आगे भी हम लोग देखते हैं कि जो होगा अपराधी को बिना ठोस ठोस कारण के हाथ पैर नहीं बांधा जा सकता है। मतलब आप किसी भी अपराधी कोई हो, मान लीजिए कोई छोटा सा कोई केस कर दिया हो, कोई छोटा सा ऐसा है जो घटना हो उसके द्वारा घट गई हो, तो अब उसके ऊपर जब केस कर दिया गया हो, तो आप उसे बिना, जब कोई ठोस कारण नहीं है, मान लीजिए कोई किसी ने आपका 1 रुपए का पेन चुरा लिया, आप जाकर केस कर दिए, तो पुलिस आई, वह हथकड़ी पहना दी अपराधी को। तो ऐसा भी अधिकार नहीं है। गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत वह नहीं आता। तो हथकड़ी आप कब पहना सकते हैं? जब वो केस काफी बड़ा हो। आप पशुओं की तरह हथकड़ी उसे बांध कर नहीं ले जा सकते हैं, जब केस बड़ा हो तभी आप ऐसा कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अपराधी को बिना ठोस कारण के हाथ पैर नहीं बांधा जा सकता है। और देखते हैं निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा, इसे प्राप्त करने का अधिकार होगा। फिर एक अधिकार आप इसमें देखे होंगे कि जैसे बाबा रामदेव थे, एक काफी फनी अधिकार मिला था इनको। बाबा रामदेव अभी पिछले कुछ समय की ही बात है कि दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे। बाबा रामदेव दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे मैदान में। तो क्या हुआ कि रात को जो दिल्ली की सरकार थी, इन लोगों इनके समर्थकों पर लाठीचार्ज करवा देती है। लाठीचार्ज करवाने के दौरान आप देखते हैं कि बाबा रामदेव, काफी सारे वीडियो भी वायरल हुए थे कि बाबा रामदेव कैसे अपने लुंगी उठाकर भागते हैं। तो वो रात्रि की समय थी, सभी लोग सोए हुए थे, अचानक से आप लाठीचार्ज कर दिए। तो इसके तहत बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट के में केस कर दिया कि उनके जीवन के अधिकार में दखल दिया गया है। गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति को निद्रा का अधिकार मिलना चाहिए, तभी वह गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस केस में, क्या बोला कि निद्रा का अधिकार
भी एक फंडामेंटल राइट है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि जीवन के अधिकार के लिए, जो गर्मापूर्ण जीवन है उसको जीने के अधिकार के लिए निद्रा का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट है। आपको सोने का अधिकार है। लेकिन लेकिन इसमें कुछ बातें हैं। मान लीजिए अब आपको सुप्रीम कोर्ट ने सोने का अधिकार दे दिया, आप किसी ऑफिस में गए, वहां पर ऑफिस में जाते ही 9 बजे जाएं, आप ऑफिस में जाते ही सो गए। बॉस जो आपका होगा वो आपको कुछ बोलेगा तो आप अपने बॉस को बोलेंगे कि हमें, हमारे संविधान ने हमें निद्रा का अधिकार दिया है, इसलिए हमें हमारा सोना हमारा अधिकार है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको निद्रा का अधिकार तभी प्राप्त होगा जब आप ऑफिस के समय, जब ऑफिस में रहेंगे, तो जब आप ऑफिस के सारे वर्क जब आप कंप्लीट कर लेंगे, जो आपके पक्ष में जो वर्क होंगे उसको कंप्लीट कर लेंगे, चाहे उसको 1 घंटा में करिए चाहे 2 घंटे में करिए, फिर उसके बाद आप सो सकते हैं। तो ऐसे में देखेंगे तब आपको निद्रा का अधिकार जो है वो मिलेगा। लेकिन बेमतलब का निद्रा का अधिकार प्राप्त करना ये भी उचित नहीं है। तो बाबा रामदेव के केस में निद्रा का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट घोषित हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि निजता का अधिकार जो हम लोग पढ़ेंगे, इसको अच्छी तरीके से पढ़ा जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अधिकार है, भविष्य की राजनीति में इसकी क्या रोटी है। फिर इसको हम लोग देखते हैं रोजी रोटी का अधिकार। रोजी रोटी का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को रोजी रोटी का अधिकार प्राप्त है। इसी की तरह हम लोग देखते हैं जिसके तहत मनरेगा वगैरह चलते हैं, मनरेगा इत्यादि जैसी चीज़ें, जो योजनाएं होती हैं, भारत सरकार की योजनाएं, कार्यक्रम है, वो सब चलती रहती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं इतने सारे, अभी बहुत सारे अधिकार अभी मिले हुए हैं। शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। यह 6 साल से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे अधिकार हैं। इसीलिए हम जब हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम में हम आपको बताए थे कि आखिर आर्टिकल 21 इतना इंपॉर्टेंट अधिकार क्यों है, कि अगर संविधान से सारे अधिकार को खत्म कर दिया जाए फिर भी आर्टिकल 21 के तहत वह सारे अधिकार को अपने पास वापस खींच सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि इसके अंतर्गत इतने अधिकार है, मतलब व्यक्ति के जीवन, जो व्यक्ति का जो जीवन है वह गर्मापूर्ण जीवन जीने के लिए जितने भी अधिकार उसको मिलने चाहिए, सब अधिकार वह उसका फंडामेंटल राइट घोषित होता जाएगा। और ये ऐसा नहीं है, इसमें आगे न जाने कितने अभी अधिकार जुड़ेंगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट राइट। इसको बोलते हैं कंपोजिट राइट, मतलब समेकित अधिकार। इसको बोलते हैं समेकित अधिकार। अब समेकित अधिकार क्या होता है, यह यह ये बहुत सारे अधिकारों का समूह होता है। समूह होता है जो चुंबक की भांति होती है। तो जो आर्टिकल 21 है, जो जीवन का अधिकार है, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक समेकित अधिकार मान लिया। मतलब ये बहुत सारे अधिकारों का आप देखें भी होंगे कि अभी पिछले कुछ समय में आप देखेंगे होंगे भी कि मैं जब आपको बता रहा था कि इसके अंतर्गत न जाने कितने अधिकार हैं, तो वह क्या हुआ, वह समेकित अधिकार हुआ ही ना। निद्रा का अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है सोना, तो वो क्या हुआ, एक गर्मापूर्ण जीवन जीने के लिए एक समेकित अधिकार में चला जाएगा। तो इससे हम देखते हैं समेकित अधिकार क्या होता है, चुंबक की भांति होती है। जो भी जरूरी है व्यक्ति के जीवन के लिए उन सबको वो अपने पास खींच लेगा। और इसमें कितने अधिकार हैं, इसकी परिभाषा करना काफी कठिन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि समय समय पर इसको परिभाषित किया जाएगा कि आखिर इसमें और कौन कौन से अधिकार जुड़ सकते हैं। जैसे जैसे केस आएगा वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेता जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर कि निजता का जो अधिकार है, निजता का अधिकार, इसमें हम लोग देखेंगे कि यह क्या है। फिर इसको देखेंगे कि इसकी आलोचना है, इसकी हम लोग करेंगे। इस पर होने वाली भविष्य की राजनीति करेंगे, भविष्य की राजनीति। तो इसमें हम लोग 3 चीजें देखेंगे, क्या है, आलोचना इसकी करेंगे, भविष्य की राजनीति देखेंगे। तो ये क्या है, हमारे संविधान में कहीं भी निजता का वर्ड नहीं है, मतलब निजता शब्द नहीं है। हमारे संविधान में कहीं भी निजता का शब्द नहीं है। तो इसीलिए निजता को परिभाषित करना काफी कठिन हो जाता है कि संविधान ने हमें निजता का कोई शब्द हमारे संविधान में है ही नहीं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अगर इसको हम लोग वर्ल्ड वाइड देखें कि आखिर निजता क्या होता है, विश्व की परिभाषा में देखें आखिर निजता होता क्या है, तो व्यक्ति का कोई भी ऐसा कार्य, मतलब व्यक्ति का कोई ऐसा कार्य, व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर रहा हो जिसके द्वारा समाज
पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव ना पड़े। मतलब निजता क्या हुआ, निजता का यही एक सर्वमान्य अभी परिभाषा मौजूद है कि व्यक्ति का कोई ऐसा कार्य जिसके द्वारा समाज पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न पड़े। मतलब अब व्यक्ति क्या है, वह क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, उसके उसके द्वारा समाज पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव तो नहीं पड़ा ना। वह क्या पी रहा है, क्या देख रहा है, कहाँ जा रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि व्यक्ति का कोई ऐसा कार्य जिसके द्वारा समाज पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न पड़े। लेकिन इसमें जो सीमाएं हैं वह ये है कि वह सब चीजें अश्लील नहीं होनी चाहिए। वह अगर समाज पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव जब भी पड़ेगा तो आपका वह जीवन का अधिकार नहीं होगा, वह निजता का अधिकार नहीं होगा। अब कोई कुछ भी पहने, घर पर आप हैं, आप घर पर आराम से बैठकर निजता के अधिकार के अंतर्गत कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। बाहर भी निजता के अधिकार के अंतर्गत आप कुछ भी पहन सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ चीजें लिमिट में, जो लिमिट है वो आप जानते होंगे क्या लिमिट रखना है आपको। और उसके बाद आप अगर शराब पीना चाहते हैं तो घर पर बैठकर आप आराम से पी सकते हैं। लेकिन अगर कानून के तहत उस पर शराबबंदी की गई है तो आप उसको नहीं पी सकते हैं, वो कानून का उल्लंघन हो जाएगा, वो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। तो इससे हम देखते हैं कि व्यक्ति का कोई ऐसा कार्य जिसके द्वारा समाज पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न पड़े। अब कोई व्यक्ति है घर के अंदर रहकर वह अपना सारा कार्य कर रहा है, तो बाहर जो हो गया, जो बाहर की दुनिया हो गई, वह उसे देख ही नहीं पा रही है, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही निष्ठा का एक निष्ठा का जो ये सर्वमान्य परिभाषा हो गई है। अब क्या है कि इस पर हमेशा केस होते रहे क्योंकि यह इसकी जो परिभाषा है वह काफी जटिल है। मतलब अब जैसे व्यक्ति को एक निजता का अधिकार मिल गया है, अब व्यक्ति क्या करेगा? जैसे गौमांस भारत में हमेशा विवादित रहता है या फिर शराब विवादित रहता है। अब व्यक्ति क्या करेगा? वह शराब पीने के लिए जाएगा और शराब की बोतल लाएगा और बैठकर पिएगा। वो कहीं भी पिएगा तो फिर उसके बाद बोलेगा कि उसे निजता का अधिकार है, शराब पीना उसका निजता है, वह बैठकर पी सकता है, अकेले में भी पी सकता है। तो इससे हम देखते हैं निजता शब्द होता क्या है। अब हम लोग इसकी परिभाषा करेंगे कि आखिर ये होती क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या किया है। तो ये जो निजता थी, इसकी जब सर्वमान्य परिभाषा नहीं मिल पाई अच्छी तरीके वाली, तो फिर यह हमेशा विवादित रहा। हम लोग देखेंगे कि जब हमारा संविधान बना था उसके समय से ही यह विवादित रहा। तो इसमें पहले दो केस हम लोग देखेंगे। पहला जो केस था वह केस था एक एमपी सिंह 1954 में एक केस हुआ था, और ये केस था खड़क सिंह। यह केस हुआ था 1962 में। यह दोनों केस हुआ 1962 और 1954 में। तो इससे हम देखते हैं एमपी सिंह और खड़क सिंह। इसमें क्या होता है कि एमपी सिंह जो है, इसमें 8 जज होते हैं, इसमें 6 जज होते हैं। आप लोग जानते होंगे जब सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी फैसले को अगर पलटना चाहेगी तो उसे ज़्यादा जजों की एक बेंच पीठ बनानी पड़ेगी। वो जो फैसला देंगे तभी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को पलट सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। मतलब जैसे क्या हुआ कि हम लोग बताएंगे, आपको आगे समझाएंगे, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे केस 1954 में होता है, 1962 में हो जाता है। तो ये हमेशा विवादित रहा कि आखिर निजता व्यक्ति को मिलना चाहिए कि नहीं, ये आखिर कितना जरूरी है। तो इन सब केस में क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने निजता के अधिकार को नो कर दिया, मतलब व्यक्ति को निजता का अधिकार नहीं मिलेगा। फिर यह केस हमेशा हमेशा इस पर राजनीति होती रही। फिर हम लोग देखते हैं कि आगे कर्नाटक हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे। इन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, उनका नाम था पुट्टा स्वामी। इन्होंने अपने 91 साल के हो गए थे तब उन्होंने क्या किया था कि 1991 में केस किया कि व्यक्ति को निजता का अधिकार मिलना बहुत जरूरी है। व्यक्ति को निजता का अधिकार मिलेगा तभी व्यक्ति की जो गरिमा है वह अपने जीवन के अधिकार के अंतर्गत एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अच्छी तरीके से अपने अधिकार को मैनेज कर सकता है। तो इसलिए हम देखते हैं पुट्टा स्वामी ने 1991 में केस किया जो निजता के अधिकार के संबंध में पहला केस था। तो फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बाद क्या हुआ, पूरे भारत में 20 से अधिक केसेज हो गए थे निजता के अधिकार के लिए कि हमें आखिर निजता का अधिकार क्यों ना मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे केसों को अपने पास वापस ले लिया, अपने पास बुला लिया।
इन सारे केसेस को अपने पास रख लिया बुलाकर। फिर उसके बाद क्या होता है कि आखिर अब सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत बड़ा डिसीजन देना था, तो हम देखते हैं कि वो एमपी शर्मा के केस में 8 जज को बैठाती है, खड़ग सिंह के केस में 6 जज को बैठाती है। तो इसे देखते हैं, वो जो अधिकार उसने जो बोला था कि निजता का अधिकार एक फंडामेंटल राइट नहीं है, तो उसके उसके बाद जब उसको अपने जो फैसले हैं उसको बदलने थे, इसलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 9 जजों की पीठ बैठाई गई। यहाँ पर 9 जजों की पीठ बैठाई गई, इसमें फैसले दिए गए। इसमें यह बोला गया कि निजता का अधिकार निजता का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। निजता का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। तो 9 जजों की जब ये पीठ थी, तो मतलब अब इसके फैसले मान्य हो जाएंगे कि निजता का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। अब क्या हुआ कि इस पर भी राजनीति होना स्टार्ट हो गई। तो अब हम लोग जब इसकी आलोचना करेंगे तो देखेंगे, अब इस जब आलोचना करेंगे तो अच्छी तरीके से हम लोग समझ जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ कि विपक्ष ने क्या बोला कि विपक्ष या भारत सरकार भारत सरकार का मत विपक्ष या भारत सरकार आखिर इसको क्यों नहीं देना चाहती थी। तो भारत सरकार ने क्या बोला कि इन्होंने ये बोला कि इसकी सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। भारत जो निजता का अधिकार मिला हुआ है वह उसकी कोई अभी ऐसी ठोस परिभाषा नहीं है कि आखिर किसे हम निजता बोले, ऐसा कोई ठोस परिभाषा अभी नहीं मिला हुआ। और दूसरा क्या बोला इन्होंने कि इसका जो विषय क्षेत्र है, विषय क्षेत्र विषय क्षेत्र निर्धारित नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि वो बोलती है सर्वमान्य परिभाषा नहीं है इसका, इसको अभी परिभाषित करना काफी कठिन है, इसको विषय क्षेत्र निर्धारित इसका करना भी काफी कठिन है। अब किसको किस अधिकार के अंतर्गत किसको निजता का क्या अधिकार दिया जाए जिसकी अभी कोई विषय क्षेत्र निर्धारित नहीं है। अब बिहार में कोई है, जैसे बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, आपने निजता का अधिकार दे दिया, तो अब क्या है कि वो व्यक्ति है वह अपने अधिकार को, अगर मान लीजिए शराबबंदी कानून है, आपने निजता का अधिकार भी दिया हुआ, आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन यहाँ पर जो शराबबंदी कौन लागू की है, इसको राज्य ने लागू किया है, संविधान ने लागू नहीं किया। संविधान ने आपको निजता का अधिकार दिया। तो व्यक्ति क्या कहेगा कि हम शराब लाएंगे तो अपने घर में बैठ कर पियेंगे, यह एक हमारा निजता हुआ। हम शराब पी रहे हैं तो समाज को दिखाकर नहीं पी रहे हैं, या समाज से पैसे लेकर नहीं पी रहे हैं, खुद के पैसे से पी रहे हैं और घर में बैठ कर पी रहे हैं, समाज का कोई भी व्यक्ति हमें नहीं देख रहा है, तो हमारा निजता हुआ ये। तो इस तरह हम देखते हैं शराबबंदी जो कानून है उसको भी यह चुनौती दी जा सकती है। हालांकि अभी तक अगर चुनौती दे दिया गया होता तो शायद ये शराबबंदी कानून रद्द भी हो जाता। तो इसीलिए बोलते हैं विषय क्षेत्र निर्धारित नहीं है, इसमें इसमें कोई केस भी कर सकता है। हम लोग तीसरा चलते हैं, इसमें देखते हैं कि उन्होंने बोला है जो हमारे संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माता जो हमारे संविधान निर्माता थे, इन्होंने निजता के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट घोषित नहीं किया है। चौथा, इन्होंने बोला कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे देखेंगे आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा क्यों है। पांचवा, इन्होंने बोला कि जब भारत में जैसे आप प्राइवेट कंपनी को आप देखते होंगे, जैसे आप किसी प्राइवेट कंपनी में लोन लेने गए, किसी चीज के लिए लोन लेने गए, तो आप देखते होंगे कि वहां पर आप अंगूठा, रेटिना, अपने सारे प्रमाण पत्र सब कुछ देते हैं। आप जब लोन लेने जाते हैं तो आप वहां पर अंगूठा, रेटिना, प्रमाण पत्र, हर एक चीज आपसे मांगती है, जिसमें आप अपना अंगूठा, रेटिना, अपनी सारी डाटा वगैरह, मतलब हर एक चीज आप उस प्राइवेट कंपनी को प्रोवाइड करा देते हैं। इसलिए लोन लेने के लिए आप जिस भी उद्देश्य से प्राइवेट कंपनी में जो भी हो, उसके जो भी उद्देश्य आपका हो, उसके लिए आपके प्राइवेट जो कंपनी है वो आपके सारे डाटा ले लेते हैं। तो सरकार यहाँ पे ये बोलती है कि जब आप प्राइवेट कंपनी में अपने सारे डाटा दे सकते हैं तो भारत सरकार को आखिर क्यों नहीं दे सकते हैं, इससे आपकी निजता को क्या प्रॉब्लम होगा। तो इस हम देखते हैं। फिर छठवां, इन्होंने ये बोलते हैं कि इनका जो आधार अधिनियम है, आधार अधिनियम, यह क्यों लाया गया था। यह लाया गया था कि जो काला धन है उसको समाप्त कर किया जाएगा। आतंकवादियों को जो फंडिंग होती है, आतंकवाद, वित्तीय सहायता, इसकी भी
समाप्ति हो सकती है आधार अधिनियम से, क्योंकि आधार अधिनियम अब अगर आप लाएंगे तो ये बैंकों में जमा हो जाएगा। बैंक क्या होता है, एक अधिकार, एक आधार एक ही बार बन सकता है। तो बैंक क्या करेंगे कि आपको आपकी जो सारी डाटा है, आपका मान लीजिए कोई ऐसा जो पैसा जो ऐसे सोर्स के लिए फंड किया जा रहा हो जो ये मतलब संवैधानिक ना हो, तो इसके तहत वो क्या होगा कि आपको आधार कार्ड के साथ ही आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। अब आधार क्या होता है, एक ऐसा आईडी होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के सारे डाटा उसमें सम्मिलित होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि आतंकवाद वित्तीय सहायता को रोका जा सकता है। और ये क्या है कि जैसे आप लोग देखे होंगे जो जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग कमजोर वर्ग के लोग इन्हें भारत सरकार डायरेक्ट आधार कार्ड के तहत सहायता पहुंचाती है, सहायता देती है कमजोर वर्ग के लोगों को। इसलिए आप देखे होंगे अभी भारत सरकार की बहुत सारी आर्थिक योजनाएं ऐसी हैं जो आधार कार्ड के तहत ही स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखे होंगे जब जनधन योजना चालू हुआ था तो आखिर क्यों स्टार्ट हुआ था, यही सब कारण थे। इस तरह हम देखते हैं कि कमजोर वर्ग को आखिर यह कैसे लाभ पहुंचाती है। हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों ने इसका विपक्ष पढ़ लिया, मतलब भारत सरकार निजता के अधिकार को आखिर फंडामेंटल राइट क्यों नहीं बनाना चाहती थी। अब हम लोग देखते हैं पक्ष, मतलब पक्ष या सुप्रीम कोर्ट का मत, सुप्रीम कोर्ट का मत। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है वो हम देख लेते हैं कि अगर निजता के अधिकार को, अगर निजता के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट घोषित नहीं किया गया, अगर निजता के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट आपने घोषित नहीं किया तो व्यक्ति जो है वह, जो सरकार है, जो व्यक्ति क्या हुआ, वह सरकार के निगरानी में आ जाएगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति, अगर अब कोई व्यक्ति वो कहाँ जा रहा है, वो क्या खा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, आप जीपीएस से उसको ट्रैक कर लेंगे, वो क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है। तो ऐसे अंतर्गत आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति की जो निजता है वह प्रभावित होने लगेगी। तो प्रत्येक व्यक्ति सरकार की निगरानी में आ जाएगा, उसका जो गरिमापूर्ण जीवन है उसमें दखल होने लगेगा। तो इस तरह देखते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को क्यों एक फंडामेंटल राइट घोषित किया, प्रत्येक व्यक्ति सरकार की निगरानी में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा है, जो सरकारें हैं वह राजनीतिक विरोधियों का दमन करने लगेंगी। अब इसमें क्या है, मान लीजिए जैसे मोदी जी हुए हैं, अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए मोदी जी हुए हैं और उनके प्रतिद्वंदी इस टाइम कौन है, राहुल गांधी जी हैं। तो अब मोदी जी अब क्या कर सकते, निजता का अधिकार न होता, आप निजता के जीवन के अधिकार के अंतर्गत एक और अधिकार देख सकते हैं, वो अधिकार है फोन टैपिंग का अधिकार। वो अधिकार भी आपको जीवन के अधिकार के अंतर्गत मिला हुआ है। मतलब आप किसी के भी फोन को टैप नहीं कर सकते हैं, आप अपने गर्लफ्रेंड के फोन को भी टैप नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसकी अनुमति ना हो। और आप अपने बॉयफ्रेंड के फोन को भी टैप नहीं कर सकती हैं जब तक उनका अनुमति ना हो। तो इस तरह हम देखते हैं, तो यह सब चीज़ें आपको समझना चाहिए कि आखिर हमें जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उसके अंतर्गत क्या क्या बातें बोली गई, ये बहुत ज़रूरी सब बातें होती हैं। तो हम लोग समझते हैं, चलिए राजनीतिक विरोधियों का दमन करने लगेंगी। जब राजनीतिक विरोधियों का दमन करने लगेंगे वो कैसे करेंगे, मान लीजिए मोदी जी होंगे और वहाँ पर राहुल गांधी जी होंगे। मोदी जी को ये लगा कि राहुल गांधी अगर कुछ ऐसा कर देंगे जिससे उनकी जो पार्टी है वह सरकार बनाने में कामयाब नहीं रहेगी, या फिर उनके ऊपर जो आलोचनाएं वह सही हो जाएंगी, तो वो क्या करेंगे कि राहुल गांधी के फ़ोन को टैप करवा देंगे। 24 घंटे उनके फ़ोन को निगरानी में रख देंगे कि वो क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हर एक चीज़ वो उनको निगरानी में डाल दिया जाएगा। तो उनका जो निजता है वो प्रभावित होने लगेगी। तो हम लोग देख सकते हैं राजनीतिक विरोधियों का दमन करने लगेंगे। अब इससे क्या होगा कि जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र प्रभावित हो जाएगा। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में एक सरकार होता है, एक विपक्ष होता है। लोकतंत्र की बहुत बड़ी परिभाषा हम लोग जब पढ़े थे, लोकतंत्र आपको बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रस्तावना में पढ़ाया था कि आखिर भारत का लोकतंत्र कैसा है। तो लोकतंत्र में दो चीज़ें रहनी भी बहुत ज़रूरी होती हैं, एक होता है सरकार, दूसरी होती है विपक्ष। आप सरकार को इतना मजबूत न बना दीजिए कि विपक्ष एकदम से कमज़ोर पड़ जाए, और विपक्ष को इतना ज़्यादा वो न कर दीजिए कि सरकार कमज़ोर पड़ जाए। तो इस समय क्या है कि सरकार को इतना भारत की जनता ने मजबूत बना दिया है कि विपक्ष अब एक चूहे की तरह हो गई है।
मतलब विपक्ष जो भी कुछ बोल रही है सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भारत की जनता ने विपक्ष को एकदम नकार ही दिया। आप अगर अपने विपक्ष को नकार देंगे तो ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो विपक्ष होती है वह सरकार के हर एक नीतियों की आलोचना करती है, आपको उसके बारे में समझाती है कि सरकार की ये नीतियां क्यों सही नहीं है। इस तरह हम देखते हैं कि जब हमने विपक्ष को एकदम पूरी तरीके से नकार दिया है तो आखिर हमें लेकिन जरूरी ये होगा कि हमें विपक्ष को वापस फिर से उस पोजीशन पर लाना ही होगा। जब तक हम लोग नहीं लाएंगे तब तक ये हो सकता है आगे तानाशाही भी हो सकती है, ऐसा अंदेशा हो सकता है कि आगे तानाशाही भी की जा सकती है। हालांकि मैं बीजेपी का कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं भी एक समय बीजेपी का सपोर्टर था, आज भी हूँ। जो बीजेपी है उसकी जो नीतियां हैं जो अभी चल रही हैं उसकी नीतियां बहुत दूरदर्शी हैं। सच बात तो यह है कि उसकी नीतियां बहुत दूरदर्शी हैं, लेकिन हम जब इकोनॉमी आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि दूरदर्शी होने के बावजूद उस जिस प्रोग्रेस से वो काम कर रही है उस प्रोग्रेस से उसको थोड़े से कम प्रोग्रेस में हर एक चीज का जो निजीकरण किया जा रहा है उसको थोड़े से कम रेशियो में निजीकरण किया जाए तो काफी अच्छा होगा। आप अपने आप को एक विकसित देश मानकर उसका निजीकरण करने लगेंगे तो ये सही नहीं है। अमेरिका की जो जनसंख्या है 22 से 25 करोड़ है, आपकी जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ होने वाली है। समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे कि आखिर क्या क्या बोला जाएगा इसमें। राजनीतिक विरोधियों का दमन करने लगेगी जिससे लोकतंत्र पर खतरा हो सकता है। तो इससे हम लोग देखते हैं, अब आगे हम लोग इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे कि भारत में क्या है कि भारत अभी एक विकसित देश नहीं है। तो जो डिजिटल सुरक्षा है, जो डिजिटल सुरक्षा हो गई और डाटा संरक्षण हो गई, डिजिटल सुरक्षा डाटा संरक्षण, इसमें क्या है कि आप मान लीजिए निजता दे दिए, आप किसी व्यक्ति से के उससे उसके सारे डाटा आप उससे ले लिए, अगर उसको निजता का अधिकार न मिला होता आप किसी व्यक्ति के उसके सारे डाटा उससे ले लिए, तो ऐसे में क्या होगा कि भारत में डिजिटल सुरक्षा अभी काफी कमजोर है। आप हमेशा देखते होंगे कि ये हैक हो गया वो हैक हो गया, ये सब क्या डिजिटल सुरक्षा ही है। डाटा संरक्षण, डाटा को स्टोर करने का भी ऐसा कोई पर्याप्त उचित साधन नहीं हुआ जिससे डाटा पूरी तरह स्टोर हो सके, उसका संरक्षण किया जा सके। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए हैक हो गया, इधर इधर चीन हो गया या कोई आतंकवादी संगठन हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये आप व्यक्ति की जो डाटा है उसको हैक करके व्यक्ति के सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास ले सकते हैं कि आखिर व्यक्ति करता क्या है, कहाँ जा रहा है, जीपीएस से आपको ट्रैक भी कर सकते हैं, हर एक चीज कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें मुकेश अंबानी भी आ सकते हैं, इसमें पीएम आ सकते हैं, इसमें एक आम व्यक्ति भी आ सकता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति उनके निगरानी में पहुंच जाएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इसी के तहत बोला कि आप अगर हम व्यक्ति को निजता का अधिकार नहीं देंगे तो व्यक्ति के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप आप अपने जो अपना जो अपनी जो बातें हैं, आपकी बातें भी सही कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन मात्र आपकी बातों से हम नहीं चल सकते, हम संविधान से चलते हैं और संविधान ने हमें एक फंडामेंटल राइट का संरक्षक बनाया है। इसलिए जो भी सही व्यक्ति के लिए जरूरी होगा हम उसको देंगे, हम आपके बातों से नहीं। आप अपने स्तर पर अपनी चीजें पहले स्ट्रांग करिए, फिर आगे देखा जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क देते हुए निजता का अधिकार दे दिया था। अब हम लोग चलते हैं कि आखिर भविष्य की राजनीति में इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। भविष्य की राजनीति में इसका प्रभाव देखें भविष्य की राजनीति में क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं गोमांस। गोमांस यह क्या है, जैसे आप जब मछली की मांस खा सकते हैं, आप जब बकरे की मांस खा सकते हैं, आप जब मुर्गे की मांस खा सकते हैं, तो फिर गो की मांस खाने में क्या प्रॉब्लम है, आखिर वह भी एक पशु ही है। तो इस तरह हम देखते हैं कि गौ मांस पर विवाद उठ सकता है और ये बोल सकता है कि हम खा रहे हैं गौ की मांस, हम खा रहे हैं, हमारी निजता है, इससे समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हम घर में बैठ कर खा रहे हैं, आपको नहीं खिला रहे हैं, तो इससे समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह भी एक मुद्दा बन सकता है। आगे हो सकता है कि गौ मांस को भी निजता के अधिकार के अंतर्गत, व्यक्ति क्या खा रहा है उसकी निजता है कि वो कुछ भी खाए, आपसे उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो घर में बैठ कर खा रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं गौ मांस का मुद्दा आगे काफी ज्यादा हाईलाइट में होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं अगला जो है शराबबंदी। शराबबंदी
ये इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया है कि आखिर ये होगा कैसे, इसको कैसे हाईलाइट किया जाएगा, इसको कैसे चैलेंज करके समाप्त कर दिया जा सकता है। आधार अधिनियम अभी हम लोग को आगे पढ़ना है। आधार अधिनियम को हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, लेकिन फिर से वापस जब यह हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे वापस दे दिया था। अब हम लोग देखते हैं गर्भपात हो गया, जैसे गर्भपात का अधिकार, गर्भपात का अधिकार। अब इसमें क्या है, यह भी आने वाले भविष्य की राजनीति में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। जो महिलाएं हैं, महिलाएं ये कह सकती हैं कि मेरा शरीर है, मेरी आत्मा है, मेरा सब कुछ है, मुझे अधिकार होना चाहिए ना कि मैं बच्चे को जन्म दूं या ना दूं। ये मेरा शरीर है, ये मुझे अधिकार मिलना चाहिए कि मैं बच्चे को जन्म दूं या ना दूं, ये मेरे जीवन के अधिकार के अंतर्गत आएगा। ये गर्माकुल जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। आप समाज ये नहीं बोल सकता है कि आप बच्चे को जन्म दें या ना दें, कोई समाज इसे नहीं बोल सकता है। हम इसे स्वीकार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं, लेकिन अभी भी ये अधिकार नहीं मिला हुआ है। तो लेकिन अभी क्या है, हाल ही में हम लोग देखेंगे कि एक बिल आया था, उसका नाम था मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020। यह बिल आया हुआ था 2020 में, संसद ने इसे पारित किया। तो आप लोग देखे होंगे, जो जैसे कोई दुष्कर्म पीड़ित है, तो अगर वह गर्भपात कराना चाहती है तो उसे अधिकार ये मिला हुआ है। इसके पहले क्या अधिकार मिला था, तो कि उसे 20 हफ्ते के पहले उसको 20 हफ्ते के पहले गर्भपात करा लेना पड़ेगा। अगर 20 हफ्ता बीत गया तो उसे कोई अधिकार नहीं है। अगर वह गर्भपात कराती है तो जो डॉक्टर गर्भपात करेगा उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, प्लस जिसका गर्भपात हो रहा है उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब आप किसी के जीवन को नहीं मार सकते हैं 20 हफ्ते के बाद, 20 हफ्ते के पहले मार सकते हैं। तो भाई ये क्या हुआ, ये कैसी बात हो गई। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि क्या हुआ कि इस बिल के तहत इसे 24 हफ्ते कर दिया गया। मतलब पहले 20 हफ्ते के पहले गर्भपात करा लेना था, लेकिन अब ये 24 हफ्ते कर दिया गया। तो एक चीज यहाँ पर भी समझ में नहीं आई है कि अगर कोई गर्भपात कराना ही चाहे, अगर कोई दुष्कर्म पीड़ित है, वह गर्भपात कराना चाहे तो 20 हफ्ते का वेट क्यों करेगी। वह 20 हफ्ते का वेट नहीं करेगी। अगर वो चाहेगी कि हमें गर्भपात कराना है तो वह 3 हफ्ते, 4 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद ही हो सकता है गर्भपात करा ले। अगर उसे गर्भपात कराना नहीं होगा तो वह चाहे आप कितने हफ्ते दें वो नहीं करवाएगी, वो अपने बच्चे को जन्म देगी। लेकिन वो चाहती है कि अपने बच्चे को जन्म न दे, तो वो बहुत जल्दी ही गर्भपात करवा लेती है। तो आप यहाँ पे 24 हफ्ते कर दिए। फिर उसके मजाक ये हो गया कि आपने 24 हफ्ते कर दिया। हाँ, आप ये कर रहे हैं कि आप अधिकार दे रहे हैं, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। किस उद्देश्य से दे रहे हैं कि वह 4 हफ्ते और सोच विचार करने के लिए उनको समय मिल जाएगा। अगर वो महिला किसी बीमारी से पीड़ित है, अगर उसको मान लीजिए बीमारी ये हुआ कि अगर वो बच्चे को जन्म दे तो महिला की मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसे केस में क्या हुआ कि उसे इसीलिए 24 हफ्ते दिया गया है कि वह 24 हफ्ते के अंतर्गत उसे वह अपना गर्भपात करवा सकती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जब गर्भपात का अधिकार है, ये अभी निजता का अधिकार नहीं बना है। 20 हफ्ते से आप 24 हफ्ते किए। लेकिन अगर मेरे व्यू से देखा जाए, हालांकि इसको आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, मेरे व्यू से देखा जाए तो गर्भपात के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट घोषित कर देना चाहिए, निजता के अधिकार के अंतर्गत डाल देना चाहिए। भाई आप अभी तक किस दुनिया में हैं, लगभग सभी लोगों ने इसको अधिकार बना दिया है। हालांकि इससे क्या होगा कि भ्रूण हत्या काफ़ी तेज हो जाएगी, लेकिन एक तो आपकी जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, फिर भी आप भ्रूण हत्या के पीछे पड़े हुए हैं। और जब गर्भपात का अधिकार मिल जाएगा आपको ना, उसके बाद आगे की जो प्रॉब्लम ये लोग सोच रहे हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट भी ना होगी कि भ्रूण हत्या बढ़ेगा। भ्रूण हत्या किस केस में बढ़ सकता है, जब समाज है, समाज उसको ऐसा बना दिया है। समाज ने ऐसा कैसे बनाया है हम लोग समझते हैं अभी कि जैसे कोई दुष्कर्म पीड़ित है, या फिर चलिए दुष्कर्म पीड़ित के लिए थोड़ा सा वो हो जाता है क्योंकि उसको ज़रूरी है ऐसा करवाना। लेकिन मान लीजिए कोई एक बॉयफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है, वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं, वो लोग चाहते हैं अपने बच्चे को जन्म देना। तो एक समाज है वो क्या क्या बोलती है, शादी से पहले ये सब सही नहीं होता है, लेकिन वो चाहते हैं अपने बच्चे को जन्म देना। आखिर उनके बीच कुछ अगर ज़्यादा रिलेशन अच्छा हो जाता है तो उनके बीच एक संबंध भी बन जाता है, जिसके तहत वह
इंटरकोर्स भी हो जाते हैं। अब ऐसे केस में क्या हुआ कि मान लीजिए बच्चा उनके पेट में आ गया, तो अब वो चाहते हैं कि उस बच्चे को दुनिया में लाया जाए, तो वह लाने के लिए सोचने लगते हैं, कि समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे। यहाँ से भ्रूण हत्या सबसे तेज होता है। यही रीजन है कि भ्रूण हत्या सबसे तेज हो जाएगा, जो समाज का डर होता है। लेकिन आप जब इसको फंडामेंटल राइट में डाल देंगे तो समाज का डर धीरे धीरे पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर भ्रूण हत्या का कोई विचार ही नहीं आएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने जो बच्चे होते हैं उनको दुनिया में लाना चाहता है, लेकिन समाज उसको पीछे करती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है, गर्भपात का अधिकार क्यों मिलना चाहिए। ये हमारे निजी विचार थे, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर कि आगे अगला क्या बोला